हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। तो बायोकेमिस्ट्री हम कर रहे थे। तो बायोकेमिस्ट्री में मैंने प्रोटीन स्टार्ट किया। ऑलरेडी मैंने दो एक लेक्चर ले लिया, ठीक है, प्रोटीन का। इसके बाद क्या करते हैं हम, प्रोटीन का ये दूसरा लेक्चर होगा, ठीक है। इसमें हम मेटाबॉलिज्म देखेंगे प्रोटीन का, और उसके बाद फिर डिफरेंट टाइप से प्रोटीन कहाँ से कैसे सिंथेसाइज होती है, बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंस देखेंगे उसका, और इन बार एरर देखेंगे प्रोटीन का, ठीक है। इन बार एरर ऑफ अमीनो एसिड देखेंगे। ये तीन टॉपिक मैं आज कवर करने वाला हूँ। उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे, प्रोटीन खत्म हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। प्रोटीन ही सबसे बड़ा चैप्टर हमारा। इसके अलावा जितने भी चैप्टर वो छोटे छोटे हैं, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। आपके एग्जाम से पहले मैं पूरा कंप्लीटली क्या है बायोकेमिस्ट्री खत्म करवा दूंगा अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। आपने देखा होगा जितने भी लेक्चर मैंने अब तक अपलोड किया हो, चाहे वो आपका कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे लिपिड हो, चाहे प्रोटीन का जितना भी पार्ट अब तक करवा दिया, सारा का सारा आईएनसी सिलेबस के अकॉर्डिंग है, जो कि आपका सिलेबस है। आप चाहे तो जाके एक बार सिलेबस चेक कर लेना, ठीक है। तो प्रोटीन स्टार्ट करने से पहले आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके ज्वाइन हो जाओ। वहां पे बहुत सारी मैंने ई बुक्स अभी रिसेंटली डाल रखी है, और आपकी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर भी डाल रखे हैं। ये जरूरी ये भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट मेरे बार बार बोलते हैं कि भैया मतलब मुझे मेरे पास बुक नहीं है, मैं क्या करूँ कैसे करूँ। तो उनके लिए मैंने बहुत सारी जो है ई बुक्स ऑलरेडी डाल रखी है, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करो, पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के आपके एग्जाम के पेपर है, आपको पैटर्न का पता चल जाएगा, मतलब किस टाइप के एग्जाम में क्या होता है, पेपर आता है, ठीक है। तो चलिए देने करके फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। सब आपको प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म देखिए, ठीक है। सबसे पहले क्या है, डायरेक्टली प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का पूरा एक्सप्लेन करूंगा, कहाँ से प्रोटीन मतलब दिया बॉडी में, कहाँ से डाइजेशन हुआ, कहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन हुआ, और कहाँ पे जाके यूटिलाइज हुआ और क्या हुआ, कहाँ पे कैसे बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है। यही होता है मेटाबॉलिज्म, चाहे किसी चीज़ का हो, चाहे कार्बोहाइड्रेट का हो, चाहे प्रोटीन का हो, चाहे लिपिड का हो, सारी चीज़ों में आपको बस यही करना है। सिंपल सी कोई चीज़ ना समझ में आ रही हो, जब भी मेटाबॉलिज्म आता है तभी क्या करना, जहाँ से स्टार्ट करना, वो प्रोडक्ट वो फूड पार्टिकल्स जहाँ से लिया, कहाँ पे जाके डाइजेशन हुआ, कहाँ पे एब्जॉर्प्शन हुआ, फिर कैसे उसको बॉडी यूटिलाइज करी, फिर कहाँ से वो बॉडी से बाहर निकल गया, ठीक है। यही होता है मेटाबॉलिज्म बेसिकली, ठीक है। डाइटरी प्रोटीन, प्रोटीन सबसे पहले कहाँ से लिया, कंज्यूम थ्रू द फूड सोर्स लाइक द एग, ठीक है। एग का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है, येलो वाला पार्ट नहीं, येलो वाला फैट होता है, व्हाइट वाला जो पार्ट होता है तो एग का वहाँ से प्रोटीन मिलता है। रेड मीट, ठीक है, रेड मीट से बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलती है। उसका जो दालें हैं आपकी पल्सेस, और मिल्क जो है वो बच्चों में, इसमें क्या होता है कैल्शियम प्रोटीन मिलती है, और मिल्क को डाइजेस्ट करने की एंजाइम के बच्चों में ही मिलती है जब तक बच्चे रहते हैं, ठीक है। बाद में एडल्ट होने पर कोई सा भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता मिल्क का, ठीक है, बॉडी में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या बात करेंगे, स्टेप नंबर सेकेंड पे आती है डाइजेशन। डाइजेशन कहाँ पे, डाइजेशन वैसे मैं बता दूँ तो स्टार्टिंग पार्ट तो माउथ से हो जाता है, बट प्रोटीन का माउथ से स्टार्टिंग। डाइजेशन का मतलब क्या होता है, सबसे कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल को छोटे फूड पार्टिकल में तोड़ना ही क्या कहलाता है, डाइजेशन कहलाता है, ठीक है। उसमें क्या है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, मतलब कॉम्प्लेक्स फॉर्म फूड को क्या करना है, एकदम छोटे छोटे, इतना छोटे पार्टिकल में तोड़ देना है, तो वो जाके बॉडी में एब्जॉर्ब अपने आप एब्जॉर्ब हो जाए, या किसी चैनल के थ्रू जाके एब्जॉर्ब हो जाए, या उसे जबरदस्ती एब्जॉर्ब करवा दिया जाए, ठीक है। प्रोटीन का काम क्या है, वो जबरदस्ती एब्जॉर्ब करवाती है बॉडी, ठीक है। इसमें क्या स्टार्ट इन द स्टमक, ठीक, सबसे पहले स्टार्ट हो जाता है स्टमक में, वहाँ से एंजाइम निकलती है, पेप्सिन जो क्या करती है उसको अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, कंटिन्यूअस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्राइमोट्रिप्सिन होता है, और पेप्टाइडेज होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, छोटे छोटे पार्टिकल में टूट गया। उसके बाद मैंने ये चीज़ें ऑलरेडी बता रखी है, ठीक है, पिछले लेक्चर में। आप अभी तक टोलने वाला लेक्चर नहीं देखा, जाके देखो उसके, ठीक है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अमीनो एसिड आर एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइनल विलाई इनटू द ब्लड स्ट्रीम एंड रीच द लीवर। ये क्या होता है कि एक ट्रांसपोर्ट की तरह थ्रू एब्जॉर्ब होता है, वो भी सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू होता है, ठीक है। ऐसे एब्जॉर्ब नहीं होता है, ना ही इसका ऑस्मोसिस होता है, ना बैक्टीरियल डिफ्यूजन होता है, सीधे सीधे एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो एब्जॉर्ब होता है। और आप सबको पता है जितना भी क्या होता है, लीवर ही सबको डिसाइड करता है किस बॉडी पार्ट को कितना सब अमाउंट में देना है, ठीक है। यूटिलाइज होकर वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ जाता है, आपका लीवर में ही जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से बात स्टार्ट होगी मेन आपका अमीनो एसिड फूड। अमीनो एसिड फूड का मतलब होता है कि इतना अमीनो एसिड पहले से बॉडी में अवेलेबल है,
ठीक है। कुछ अमीनो एसिड क्या होती है, एसेंशियल होती है, कुछ नॉन एसेंशियल होती है, कुछ सेमी एसेंशियल होती है। ये भी मैंने ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। तो जो एसेंशियल अमीनो एसिड होती है उनको क्या होता है, हमको बाहर से लेना पड़ता है, फूड पार्टिकल के थ्रू लेना होता है। जो सेमी एसेंशियल होती है अमीनो एसिड, वो कभी कभी जरूरत पड़ती है उनका, तो वो क्या होता है, बॉडी कभी कभी जनरेट कर लेती है, कभी भी कुछ कुछ फूड पार्टिकल के साथ आ जाता है। और जो सेमी जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होती है वो क्या होता है, हमको बाहर से नहीं लेना पड़ता है, वो बॉडी जब जरूरत पड़ती है खुद ब खुद क्या करती है, जनरेट कर लेती है, ठीक है। इसमें क्या लिखा है, रिफर टू द टोटल अवेलेबल अमीनो एसिड इन द बॉडी फॉर इमीडिएट यूज, ठीक है। आपका नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड की बात हो रही है। इसके बाद बात करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस क्या, प्रोटीन जो होती है बहुत सारे और फॉर्म में बॉडी में निकलती है। लाइक क्या होता है, प्रोटीन से मिलके जो और सब्सटेंस बने होते हैं, ठीक है। प्रोटीन की भी सब्सटेंस होते हैं। लाइक तुम्हारा क्या है यहाँ पे, जो सारी की सारी एंजाइम जो होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है, हार्मोन्स और मसल्स और भी प्रोटीन की बनी होती है। एक एंजाइम में शायद वो क्या करती है कि प्रोटीन की नहीं बनी होती है, वो मुझे भी याद नहीं आ रही है, मैं उसको बता दूंगा आपको, ठीक है। बाकी जितनी की एंजाइम होती है सारी की सारी बनी होती है प्रोटीन से, ठीक है। एक एनसीईआरटी का पार्ट था, ठीक है, मैं उसको बताऊंगा अभी बाद में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ट्रांस एमिनेशन होता है। ट्रांस एमिनेशन आपका स्टेप नंबर 6 है। उसमें क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप टू फॉर्म न्यू अमीनो एसिड एज पर एज नीड। मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप क्या होता है, जैसे बॉडी को जरूरत पड़ती है वैसे वैसे क्या होता है, बॉडी अपने अमीनो एसिड को उसके अकॉर्डिंग यूटिलाइज करती है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ट्रांस एमिनेशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, डी एमिनेशन। डी एमिनेशन क्या मतलब होता है कि जो अमीनो एसिड्स हैं अब उनका कोई यूज नहीं, उनको बॉडी से बाहर निकालना है, ठीक है। तो एज इट इज अमीनो एसिड बाहर नहीं निकल सकती, एज इट इज निकलेगी तो वो क्या होगी, एज इट इज अगर निकल रही है तो क्या कोई ना कोई डिजीज कंडीशन काज कर रही है, ठीक है। लाइक आपका नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, ठीक है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप अभी एमएसएन में पढ़ोगे आगे आगे, ठीक है, रीनल वाले चैप्टर में। उसमें क्या होता है, प्रोटीन बाहर आने लगती है और कई सारी चीजें बाहर आने लगती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, रिमूवल ऑफ अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड कन्वर्ट इनटू अमीनो अमोनिया। क्या होता है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद अमोनिया क्या हो जाता है, यूरिया साइकिल आके आपके लीवर में क्या कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, यूरिन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट इनटू यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद यूरिया क्या होगा, वो आपका स्प्लिट आउट हो जाएगा किडनी के थ्रू, ठीक है। यहाँ से कनेक्ट करना, डीएमिनेशन होना, सबसे रिमूवल ऑफ अमीनो एसिड होना, वो कहाँ कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। अमोनिया आएगा लीवर के पास, लीवर के पास आने के बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा तुम्हारे यूरिया में। उसके बाद यूरिया ये आएगा तुम्हारी किडनी के पास, स्प्लिट आउट हो जाएगा यूरिन के थ्रू, ठीक है। इसके बाद क्या है, तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आता है कीटो एसिड, जो यूटिलाइजेशन होता है मेनली प्रोटीन का। सबसे पहले क्या होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा बहुत टाइम तक क्या रहते हैं, भूखे रहते हैं, भूखे रहते हैं बहुत। लाइक हम बात करते हैं फास्टिंग का। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो जो बहुत एशियन टाइम से चला आ रहा, आजकल की तरीके से फास्टिंग नहीं। अगर लोग बहुत शौक में फास्टिंग कर लेते हैं कि हाँ मुझे मतलब फास्ट रखना, आज ए डे है, आज मतलब मंडे है तो आज मुझे क्या करना है, शंकर जी का फास्टिंग रखना है। तो क्या करते हैं, फास्ट तो रहते हैं बट क्या करते हैं, सुबह से खाते रहते हैं, कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, लाइक फ्रूट्स खाते रहते हैं, दूध पीते रहते हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स लेते रहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता फास्टिंग। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है केवल आपको पानी पीना है। अगर आप 24 आवर की फास्टिंग रख रहे हो, केवल पानी पीना है। अपने बॉडी में इतना ज़्यादा मतलब स्टिमुलेट करना, उसको कीटोन बॉडी स्टिमुलेट हो, ठीक है। बॉडी में कीटोन बॉडी बनना स्टार्ट हो और क्या हो, बॉडी डिटॉक्स हो, ठीक है। डिटॉक्स करने के लिए क्या होता था, एशियन टाइम में जो है फास्टिंग किया जाता है। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ से आया था, ठीक है। ऐसा नहीं था किसी भगवान के लिए फास्टिंग करना या किसी और चीज़ के लिए, ठीक है। उसमें कीटोन बॉडी को क्या करना था, यूटिलाइज करवाना था। मतलब ऐसे बॉडी में कीटोन बॉडी बनने लगे जिसकी क्या हो कि कीटोन बॉडी के थ्रू एनर्जी मिलना स्टार्ट हो। अब तुम पूछो कीटोन बॉडी के थ्रू कैसे एनर्जी मिलेगी। कीटोन बॉडी क्या होती है, वो कन्वर्ट करती है ग्लाइकोजन में प्रोटीन को, ठीक है। अभी बहुत कई सारे लोग देखो, बहुत लोग क्या करते हैं, जो बेगर्स होते हैं भीख मांगते रहते हैं, जो जेन्युइन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, ऐसे लोगों की नहीं कि जो आप बहुत सारे लोग आज पता नहीं क्या है धर्म के नाम पे ऐसे ऐसे मतलब भीख मांगते रहते हैं। सुबह सुबह मेरे मोहल्ले में भी आ जाते हैं कुछ लोग, बच्चा करके भीख मांगते हैं, तो उन लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है। जो जेन्युइन लोगों को जिनको सच में जरूरत है, ठीक है, वो क्या करते हैं, कई दिनों तक भूखे रहते हैं। आप उनकी बॉडी में देखोगे है कि कई दिनों खाना खाते नहीं, फिर भी वो जिंदा रहते हैं। पता कैसे जिंदा रहते हैं, सबसे पहले बॉडी क्या करती है, कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है। जब कार्बोहाइड्रेट को यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है
तो उसके बाद क्या होगा, उनकी मसल्स देखोगे बहुत ज़्यादा, स्किन बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, हड्डियाँ बाहर आ जाती हैं, ठीक है, दिखाई देती। उसके बाद क्या करती है, बॉडी स्टार्ट करती प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करना, प्रोटीन का यूटिलाइजेशन करना स्टार्ट करती है। तब वहाँ पे होता है आपका ग्लूकोनियोजेंसिस। ग्लूकोनियोजेंसिस होता है, उसमें क्या करती है बॉडी, प्रोटीन और फैट को यूटिलाइज करके ग्लाइकोजन बनाना स्टार्ट करती है, ठीक है। बेसिकली फास्टिंग का कॉन्सेप्ट यहीं से है। इसी को हमको क्या करना होता है कि ग्लाइकोजन बनाना होता है प्रोटीन और फैट, जिससे कि क्या हो, लीवर डिटॉक्स हो सके, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो सके, ठीक है। और आपकी बॉडी में जो स्टोर फैट है, बेमतलब का फैट पड़ा हुआ और स्टोर प्रोटीन बेमतलब की पड़ी हुई है, उसको क्या करना है, यूटिलाइजेशन करवाना है। फास्टिंग का कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या करना है, कीटोन एसिड से आपको ग्लूकोनियोजेंसिस करवाना है, ठीक है। और फास्टिंग के कॉन्सेप्ट में 24 आवर का नहीं होता, एक मोस्टली 48 टू 72 आवर की होती है। तब जाके कीटोन बॉडी में बनना स्टार्ट होती है। और उसमें क्या करना होता है, पूरा काम करना होता है, ऐसा नहीं कि आज हम फास्ट हैं, आज हम सो गए, ठीक है। तो उससे कुछ नहीं होता। आप जितना वर्क करते हो, डेली एक्सरसाइज करते हो, आपको एक्सरसाइज करनी होगी, सारी चीज़ें करनी होगी, तब जाके वो स्टिमुलेट होता है, ठीक है। तो ऐसे कोई मतलब नहीं फास्ट करने का। फास्टिंग पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, हम बात करेंगे फास्टिंग में क्या क्या कर सकते हैं, किस टाइप की फास्टिंग रह सकते हैं, ठीक है। तो वो आप कर सकते हैं। इसके बाद क्या है, लिपोजेनेसिस। लिपोजेनेसिस क्या, स्टोर फैट से क्या करना है, आपको ग्लाइकोजन बनवाना है बॉडी से, वही कॉन्सेप्ट है फास्टिंग वाला। इसके बाद एटीपी, यहाँ से एनर्जी क्या करती है, प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा क्या मोटा मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन है। बस इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे बायोलॉजिकली इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स सिंथेसाइज फॉर द वेरियस अमीनो एसिड, ठीक है। वेरियस अमीनो एसिड से बहुत सारे क्या है जो कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, सिंथेसिस होते हैं। मतलब क्या होता है, उनका सिंथेसिस होता है। तो इसमें केवल जो तुम्हारा आईएनसी सिलेबस में दिया हुआ, केवल इसमें नाम बताने के लिए बोला है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है ये तुम्हारा ग्लाइसिन और फिनाइलएलानिन और टायरोसिन क्या है, इंपॉर्टेंट है, बस मैं यही बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। बेकार में टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेंसिटाइज फ्रॉम द ग्लाइसिन। ग्लाइसिन से कौन कौन से जो है सेंसिटाइज, उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर ग्लाइसिन की बात करें, इसमें क्या निकलता है, हमारा बाइल एसिड निकलता है, प्यूरिन्स निकलता है, ठीक है, हीम निकलता है, ठीक है। उसके बाद सेरिन निकलता है, ग्लूटाथोन निकलता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका इपाप्यूरिक एसिड निकलता है। उसके बाद क्रिएटिन निकलता है, ठीक है। क्रिएटिन जो आजकल होता है ट्रेंडिंग में, क्रिएटिन हम क्या करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं कंटिन्यूसली लेते हैं, वैसे आप ले सकते हैं। अगर कोई क्रिएटिन की बात करें हम, तो जनरली अगर आप हैवी वर्कआउट करते हैं तो आपको लेना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने बहुत सारे रिसर्च पेपर इसे रिलेटेड पढ़े थे, नुकसान नहीं करता है। लगभग आप 3 ग्राम तक पर डे ले सकते हो अपने बॉडी वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। बट क्या करें कि आप किसी चीज़ के साथ में इसको, चाहे वो प्री वर्कआउट या पोस्ट वर्कआउट में ले सकते हैं। इसमें भी कई टाइप आता है, बट ये देख लेना ऑथेंटिक देख के लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मार्केट में आजकल चीज़ें आ रही हैं जो क्या करनी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। हर जगह कहीं ना कहीं स्टेरॉइड मिला हुआ, उसमें क्या, और कंपनी क्या करती है अपना इफेक्ट जल्दी दिखाने के लिए उसमें क्या करते हैं, आपका स्टेरॉइड डाल देती हैं। तो अब क्या होता है कि फिर जल्दी दिखने लगता है, तो आप सोचते हैं प्रोडक्ट अच्छा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब तक आपको ऑथेंटिसिटी ना पता हो इन चीज़ों को मत लेना, तो बॉडी पे इतना बुरा इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। तो ये जो नाम बताने के लिए बोला है, इसलिए नाम बता रहा हूँ, कोई मतलब है नहीं और डिटेल में जाने का, और ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक भी नहीं है, ठीक है। इसको हम ऐसे पता कर रहे हैं फ्रॉम। इसके बाद फ्रॉम फिनाइलएलानिन एंड टायरोसिन, अगर बात करें यहाँ पे निकलता है आपका फिनाइलएलानिन और टायरोसिन निकलता है थायरोक्सिन। उसके बाद फिर निकलता है मेलेनिन। मेलेनिन क्या होता है, जो आपके स्किन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और आपके स्लीप साइकिल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद फिर क्या निकलता है, कैटाकोलामाइन। कैटाकोलामाइन से होता है आपकी एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन निकलता है, ठीक है। ये सारे जितने भी एंजाइम्स होते हैं, जितने भी हार्मोन्स होते हैं, वो आपके प्रोटीन से मिलकर ही बने होते हैं, ठीक है। सीरियस का कहने का मतलब है कि आपके हर जगह प्रोटीन का यूटिलाइजेशन होता है, बट क्या होता है, लिमिटेड अमाउंट में होता है। सबसे पहले एनर्जी के रूप में किसका यूटिलाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन होता है। जब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, कमी आने लगती तब स्टार्ट होता है आपका प्रोटीन, सबसे लास्ट में यूटिलाइजेशन होता है। फैट का आपको पता होगा, फैट से सबसे ज़्यादा एनर्जी मिलती है। तो 1 ग्राम फैट से कितने किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, आप मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखेंगे, इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है, जो कि आज का लास्ट टॉपिक है।
इसके बाद हम देखेंगे इनबॉर्न एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म की वजह से कौन कौन सी इनबॉर्न एरर जो है क्या होती है, डिजीज कंडीशन होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, ये होती क्या है इनबॉर्न एरर, अमीनो एसिड होती क्यों है। ठीक है, when some enzyme involved in the metabolism is abnormal। ठीक है, मतलब क्या हो, मेटाबॉलिज्म में कुछ ऐसे एंजाइम होंगे, क्या होगा उनमें किसी न किसी वजह से एबनॉर्मलिटी आ जाएगी। ठीक है, या किसी जीन में एबनॉर्मलिटी आ जाए, या किसी और चीज में, या वो एंजाइम ही एब्सेंट हो, या कोई डिजीज कंडीशन ऐसी हो गई, मतलब फिटल कंडीशन में है कि जिसकी वजह से वो एंजाइम ही क्या हो गई, डिफिसिट हो गई, या क्रोमोसोम ही नहीं बना, इसकी वजह से क्या हो सकती है, ये एबनॉर्मलिटी आ सकती है। ठीक है, इसके बाद क्या है, द एबनॉर्मलिटी ओकर ड्यू टू द म्यूटेशन, वही चीज मैं जो बता रहा था, म्यूटेशन इन जीन encoding the enzyme and affected enzyme may be absent or deficient। ठीक है, अभी सेम चीजें मैंने बताई, सेम चीज लिखा हूँ। ठीक है, एज इट इज क्या कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद क्या, ओवर 50 इनबॉर्न एनर मेटाबॉलिज्म, क्या होता है, ओवर मतलब 50 से ज्यादा इनबॉर्न मतलब अमीनो एसिड की वजह से इनबॉर्न एरर मेटाबॉलिज्म डिजीज कंडीशन है। बट जो इंपॉर्टेंट है, जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, बस उनके बारे में बात करूंगा अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस। ठीक है, नंबर 1 पे है फिनाइल कीटोन्यूरिया। फिनाइल कीटोन्यूरिया तुमने ये जो पढ़ रखा होगा जेनेटिक्स में, क्लास 12 एनसीईआरटी में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि फिनाइल कीटोन्यूरिया होता है, इसमें एक फिनाइल एनालिन का कंजर्वेशन क्या क्या होना होता है, टायरोस टायरोसिन में। ठीक है, बट टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं होता, वो बीच में कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुवेट में। फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होकर वो क्या करता है, यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी एबनॉर्मलिटी आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने वही लिख रखा है, इट इज ए कॉमनेस्ट, ये बहुत ज्यादा कॉमन है। और क्या है, इट इज ब्लॉक इन द कंजर्वेशन ऑफ फिनाइल एनालिन इनटू द टायरोसिन। टायरोसिन में क्या करता है, कन्वर्ट होने से ब्लॉक करता है इन फिनाइल कीटोन यूरिया एंड कन्वर्टेड टू द फिनाइल पायरुवेट एंड एक्सक्रीटेड इन द यूरिन। क्या हो जाता है, इसको कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में, बट कन्वर्ट हो जाता है फिनाइल पायरुवेट में। ठीक है, ये क्यों कन्वर्ट होता है, फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है, और क्या हो जाता है, यूरिन के थ्रू बाहर हो जाता है। होता कि ऐसा क्यों होता है, अब कॉजेज क्या है इसका, ये क्या है, एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, काज बाय म्यूटेशन इन पीएएच जीन। पीएएच जीन लोकेटेड कहाँ पे होता है, क्रोमोसोम नंबर 12 पे होता है। क्रोमोसोम नंबर 12 पे लोकेटेड होता है, जिसमें कोई एबनॉर्मलिटी आ जाती है, कोई म्यूटेशन आ जाता है, जिसमें क्या होता है, फिनाइल कन्वर्ट होना होता है टायरोसिन में, बट क्या होता है, वो फिनाइल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या हो जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू बाहर। अब जो चीजें मतलब जितना इंपॉर्टेंट टायरोसिन का बॉडी में, वो सारी चीजें क्या निकल रही हैं, बॉडी से बाहर निकल जा रही हैं। अब जब इसका यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रही बॉडी, क्या होता है, बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आएंगी। अब बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज आएंगी, उसमें क्या होता होगा, सबसे पहले हाई फिनाइल एलानिन लेवल हो जाएगा बॉडी में, मे बी इनहिबिट देयर may be inbit in there the intestinal absorption and the renal tubular reabsorption। क्या हो सकता है इसकी वजह से, इंटेस्टाइनल एब्जॉर्प्शन मतलब क्या, बहुत सारा जो एब्जॉर्प्शन प्रोटीन का वो रुक जाएगा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन रुक जाएगा, सारा का सारा वाटर बाहर जाना स्टार्ट हो जाएगा बॉडी से। ठीक है, एक क्या फिनाइल कीटोन्यूरिया में क्या होता है, जैसे एक वाटर जो है, जो यूरिन एयर कांटेक्ट में आते हैं, वो ब्लैक हो जाती है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, अपटेक ऑफ दीज अमीनो एसिड बाय ब्रेन में भी क्या होगा, आल्सो बी इनहिबिटेड। क्या होगा, ब्रेन की फंक्शनिंग जो है इनहिबिट हो जाएगी। इसमें क्या होगा, सिंथेसाइज ऑफ माइलिन शीथ इन डिक्रीज, माइलिन शीथ का सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा, तब क्या होगा, तुम्हारा नर्व कंडक्शन होगा, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता वो जाएगा ही नहीं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, सिंथेसिस ऑफ द नॉरएपिनेफ्रिन डिक्रीजेज, नॉरएपिनेफ्रिन का फिर क्या होगा, बॉडी में लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद क्या, डिक्रीजेज अवेलेबिलिटी ऑफ द टायरोसिन में डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ मिलानिन। मिलानिन का लेवल जब डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में, तो क्या होगा, स्किन हाइपोपिगमेंटेशन होगा। ठीक है, और क्या होगा, आपकी स्लीप साइकिल बिगड़ जाएगी। मिलानिन की वजह से क्या होता है, बॉडी आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन होती है। ठीक है, इतनी सारी एबनॉर्मलिटी हो जाएगी एक चीज के ना होने से। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं हम। इसके बाद दो हमारे पास लास्ट हैं, एल्कोप्टोन्यूरिया और क्या है, एल्बिनिज्म। मैंने फिनाइल कीटोन्यूरिया में एक चीज गलत बोल दी थी कि फिनाइल कीटोन्यूरिया जब क्या होता है, फिनाइल एलानिन जो क्या होता है बाहर आता है, या इस कीट होके यूरिन के कांटेक्ट में आते ब्लैक हो जाता।
उसमें ब्लैक नहीं होता, ब्लैक होता है इसमें आपका एल कैप्टोन यूरिया में, ठीक है। एल कैप्टोन यूरिया में क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले इनबॉर्न एरर टायरोसिन मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। इनबॉर्न एरर टायरोसिन मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। वहां पे टायरोसिन क्या हो रहा, कन्वर्ट ही नहीं हो पा रहा था, ये भी टायरोसिन मेटाबॉलिज्म का ही क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। इट इज ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज। होमोजेनिसेट ऑक्सीडेज क्या है, आपका एक जीन है, ठीक है, जीन है। इसमें क्या है, इट इज द म्यूटेशन ऑफ एन होमोजेनिसेट 1,2 डाईऑक्सीजिनेज 1,2 डाईऑक्सीजिनेज, यानी कि एच जी डी नाम का जीन है, जिसमें क्या हो जा रहा है, म्यूटेशन हो जा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका एल कैप्टोन यूरिया होता है। इसमें क्या होता है, होमोजेनिसिटेज इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन। क्या करता है, ये यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लगता है। अब यूरिन के थ्रू ये बाहर निकलेगा तब क्या होगा, फ्रेशली वाइट, मतलब ये तुरंत यूरिन जैसे बाहर आती। यूरिन इज अ नॉर्मल कलर बट यूरिन बिकम डार्क ऑन एक्सपोजर टू एयर ड्यू टू द ऑक्सीडेशन ऑफ होमोजेनिसेट बाय ऑक्सीजन। क्या जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता होमोजेनिसेटेज, वो क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि जो यूरिन होती है वो डार्क कलर की हो जाती है, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड द ब्लैक यूरिन डिजीज। इसको क्या बोलते हैं हम, आल्सो ब्लैक यूरिन डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी डायग्नोसिस अगर करना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, इफ द फेरिक क्लोराइड इज एडेड टू द यूरिन इट इज विल टर्न इन यूरिन ब्लैक कलर। क्या हो जाती है, अगर हम यूरिन में क्या करें, हम फेरिक क्लोराइड जो ऐड करते हैं तो ये क्या हो जाएगी, यूरिन जो है ब्लैक कलर की हो जाती है। तो इस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि इस पेशेंट को एल कैप्टोन यूरिया है या नहीं है, ठीक है। इसके बाद क्या है, लास्ट डिजीज है आपका एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म क्या होता है, इसको हाइपोपिगमेंटेशन कहते हैं, या इसमें क्या होता है कि जो मिलेनिन पूरी तरीके से सिक्रीट ही नहीं होता है। और मिलेनिन किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, आपके बॉडी पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। आइए देखते हैं इसमें क्या है। इट इज द कंजेनाइटल डिसऑर्डर characterized by the complete or partial absence of the pigment in the skin, hair and eyes। वही जो मैंने बताया अभी, हाइपोपिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है कि पिगमेंट होता ही नहीं, ना तो स्किन में होगा, ना तो आपके हेयर में होगा, ना आई में। बहुत सारे ऐसे लोगों को आपने देखा होगा जो क्या होगा, इंडिया में ही देखा होगा, मतलब भाई बहुत सारे जैसे ऐसे लगता है फॉरेन के आगे, बट उनको क्या होता है, एल्बिनिज्म होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि फॉरेन से आए हुए हैं, ठीक है। ड्यू टू द अब्सेंस और डिफेक्ट ऑफ टायरोसिनेज, इसमें भी क्या हो रहा है, टायरोसिनेज, उसमें फिनाइल कीटोन यूरिया था, एल कैप्टोन यूरिया, अब हमारा एल्बिनिज्म, इसमें भी टायरोसिनेज में ही डिफेक्ट हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ड्यू टू अब्सेंस और डिफेक्ट ऑफ टायरोसिनेज अ कॉपर कंटेनिंग एंजाइम इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ मिलेनिन। क्या करती है, कॉपर कंटेनिंग एंजाइम जो क्या करती है कि मिलेनिन का प्रोडक्शन करती है, बट इसमें किसी वजह से डिफेक्ट हो जाता है, जिसमें क्या होता है कि वो प्रोडक्शन ही नहीं होता है, जिसकी वजह से कौन कौन सी एबनॉर्मलिटी आती है आपका, लिटिल और नॉट नो, मतलब बहुत कभी कभी ऐसा होता है थोड़ा निकलती है, बट कभी कभी ऐसा होता है निकलती ही नहीं मिलेनिन, ठीक है। मिलेनिन जब नहीं निकलेगी तब क्या होगा, इन आई, स्किन, हेयर एंड विजन प्रॉब्लम आर द रिजल्ट ऑफ द लो अमाउंट ऑफ मिलेनिन इन द एल्बिनिज्म, ठीक है। एल्बिनिज्म में क्या होता है कि बहुत ज्यादा लो अमाउंट हो जाता है मिलेनिन का, इस वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है पेशेंट को, जब बहुत ज्यादा लो हो जाता है तो विजन डिफिकल्टीज भी आ जाती है, ठीक है। तो आपको पता होगा जो आपका रेटिना होती है उसमें क्या होता है, जो ब्राउन कलर हो गया या ब्लूइश कलर हो जाता है, या कभी कभी बहुत सारे लोगों का रेड कलर भी हो जाता है, इस मिलेनिन की वजह से ही होता है वो पिगमेंटेशन, ठीक है। तो ये हमारे था इन बर्थ एरर ऑफ अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बाकी 2 टॉपिक और बचे हैं, वो मैं अगले लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा, और प्रोटीन जो है आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। इसके बाद जो और चैप्टर छोटे छोटे हैं उसको हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है। कोई भी चीज ना समझ में आ रही है इसमें तो डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है, उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी अगर ज्वाइन अब तक नहीं किया तो कर लो, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ई बुक्स तुम्हारे प्रीवियस ईयर एग्जाम के पेपर यूनिवर्सिटी के वहाँ पे पढ़े, वहाँ से जाके देख सकते हो, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।